अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET वेब एपीआई की ये सीरीज चल रही है। ठीक है। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था हम किस तरह से ASP.NET वेब एपीआई क्रिएट करते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ और उसे कंज्यूम किस तरह से करते हैं। ठीक है। ये चीजें हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देख ली हैं। और ASP.NET क्या होती है, मतलब ये वेब एपीआई क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम देखेंगे ASP.NET वेब एपीआई के अंदर CRUD ऑपरेशंस किस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ASP.NET वेब एपीआई क्रिएट करेंगे जिसमें सारे CRUD ऑपरेशंस होंगे। CRUD ऑपरेशंस का मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या रीड ऑपरेशन जितने भी होते हैं वो सारे ऑपरेशंस हम एक वेब एपीआई के अंदर बनाएंगे। ठीक है। और इस वेब एपीआई को हम कंज्यूम कहाँ पे करेंगे? इसको हम कंज्यूम करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे अपनी ASP.NET MVC एप्लीकेशन के अंदर। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है मार्केट के अंदर और बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज के अंदर से भी इसमें से सवाल किए जाते हैं कि वेब एपीआई के CRUD ऑपरेशंस हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। अक्सर इंटरव्यूज के अंदर जब आपका प्रैक्टिकल फेज आता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये टास्क अक्सर दिए जाते हैं कि आपने एक वेब एपीआई CRUD ऑपरेशन के लिए एक वेब एपीआई क्रिएट करनी है और उसको इंप्लीमेंट करना है ASP.NET MVC के अंदर। ठीक है। तो अगर आप ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इजीली अपने इंटरव्यूज के अंदर भी पास हो जाओगे। ठीक है। तो देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस CRUD ऑपरेशंस को वेब एपीआई में किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। पहले मैं आपको उसका एक सिनेरियो समझा देता हूं, फिर आएंगे हम अपने कोडिंग पार्ट की तरफ, तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। पहले मैं एक स्केच आपके सामने एक पेश करता हूं। ठीक है। उसको आपने अपने माइंड में रखना है क्योंकि उसी को फॉलो करके हम अपनी पूरी ये वेब एपीआई CRUD ऑपरेशंस के साथ परफॉर्म करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम एक ASP.NET वेब एपीआई क्रिएट करेंगे। ठीक है। और इसके साथ हम एक डेटाबेस भी अटैच करेंगे। मतलब ये जो ASP.NET वेब एपीआई हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, यही हमारे डेटाबेस के साथ जितने भी CRUD ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज में आएगी। मतलब ASP.NET वेब एपीआई के अंदर हम इंसर्ट वाला पार्ट भी करेंगे जो हम CRUD ऑपरेशन में करते हैं। ठीक है। और फिर इसी तरह रीड करने वाला जितना भी कोड होगा डेटाबेस से वो काम भी हम वेब एपीआई के अंदर करेंगे। इसी तरह अपडेट करने का, डेटाबेस के अंदर अपडेट करने का जो कोड होगा वो भी हम वेब एपीआई में लिखेंगे। ठीक है। और सेम इसी तरह जो डिलीट करने वाला काम होता है डेटाबेस से वो भी हम अपनी इस वेब एपीआई के अंदर लिखेंगे। तो ये सारे CRUD ऑपरेशंस जो होते हैं, ठीक है, ये हम अपनी वेब एपीआई के अंदर लिखेंगे और डेटाबेस के साथ इसको परफॉर्म करेंगे। और एक बात याद रखना कि ये जो मैं CRUD ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करूंगा अपनी वेब एपीआई के अंदर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के लिए, इसके लिए मैं यूज करूंगा एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है। और एंटिटी फ्रेमवर्क की एक बहुत ज्यादा यूज होने वाली अप्रोच जिसको हम कहते हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, वो हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। मतलब ये जो CRUD ऑपरेशंस हैं उनके लिए एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करेंगे और एंटिटी फ्रेमवर्क की जो 3 अप्रोचेस हैं उसमें से जो एक अप्रोच है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, उसको इंप्लीमेंट करेंगे हम अपनी ASP.NET वेब एपीआई के अंदर, ताकि हम डेटा एक्सेस का सारा काम कर सकें, डेटाबेस का सारा काम कर सकें। और फिर हम क्या करेंगे, इस ASP.NET वेब एपीआई को हम कंज्यूम कहाँ पे करेंगे? अपनी ASP.NET MVC एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है। मतलब हमारी वेब एपीआई जो भी डेटा डेटाबेस वगैरह के अंदर इंसर्ट करवाएगी, रीड करवाएगी, अपडेट करवाएगी, डिलीट करवाएगी, वो सारा जो डेटा है वो उसको प्रोवाइड कहाँ से होगा? वो ASP.NET MVC एप्लीकेशन के अंदर से प्रोवाइड होगा। ठीक है। मतलब जिस तरह MVC एप्लीकेशन के अंदर अगर मैं यहां से मैं डेटा इंसर्ट करूंगा तो वो डेटा जाएगा हमारी वेब एपीआई के पास और वो वेब एपीआई हमारे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेगी। तो एक ये फिगर आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद एक नेक्स्ट फिगर है, देखो इसके अंदर हमने क्या करना है, जो हम वेब एपीआई बनाएंगे उसके अंदर हम एक एपीआई कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और उस एपीआई कंट्रोलर के अंदर जितने भी हम CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उससे रिलेटेड हम एक्शन मेथड्स बनाएंगे। ठीक है। मतलब एपीआई कंट्रोलर के लिए अगर मुझे इंसर्ट का काम करना है तो उसके लिए इंसर्ट का एक एक्शन मेथड बनेगा। फिर इसी तरह अपडेट का काम करना है तो अपडेट का एक एक्शन मेथड बनेगा। इसी तरह डिलीट का एक्शन मेथड बनेगा। इसी तरह रीड का एक्शन मेथड बनेगा। ठीक है। और एक बात याद रखना,
ये जितने भी एक्शन मेथड्स हैं, ठीक है, इनके साथ हमारे पास जो HTTP वर्ब्स होती हैं, जो HTTP रिक्वेस्ट होती हैं, वो काम करेंगी। फॉर एग्जांपल इंसर्ट के लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करेंगे, अपडेट के लिए हम पुट रिक्वेस्ट का यूज करेंगे, मतलब पुट HTTP वर्ब का यूज करेंगे, और फिर डिलीट के लिए हम डिलीट HTTP रिक्वेस्ट का यूज करेंगे, और इसी तरह रीड करने के लिए हम गेट रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये जितने भी हम वेब एपीआई के अंदर ये एक्शन परफॉर्म करेंगे, CRUD ऑपरेशंस, उनके लिए अलग अलग रिक्वेस्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, और इसी एपीआई कंट्रोलर को हम हिट कहां से करेंगे, मतलब इसको हम कंज्यूम कहां से करेंगे, अपनी ASP.NET MVC एप्लीकेशन के अंदर हम इस एपीआई कंट्रोलर को और इसके जितने भी एक्शन मेथड्स हैं, ठीक है, उनको हम कंज्यूम करेंगे अपनी MVC एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो एक ये फिगर आपने माइंड में रखनी है अपने। फिर एक और यहाँ पे देखो, ये जो हम एपीआई कंट्रोलर बनाएंगे और इसके अंदर ये जो सारे आपके पास एक्शन मेथड्स हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रीड के लिए, ठीक है, ये जो एपीआई कंट्रोलर के एक्शन मेथड्स हैं, तो इस एपीआई कंट्रोलर को यूज कौन करेगा? देखो मैंने क्या बताया, हम अपनी वेब एपीआई को MVC एप्लीकेशन के अंदर कंज्यूम करेंगे। इसका मतलब मैं यहाँ पे एक MVC कंट्रोलर बनाऊंगा, ठीक है, और हमारे MVC कंट्रोलर के अंदर भी एक्शन मेथड्स बनेंगे, जिस तरह इंसर्ट का हो गया, अपडेट, डिलीट, रीड का हो गया। ठीक है, लेकिन ये MVC कंट्रोलर टारगेट किसको करेगा? हमारे इस एपीआई कंट्रोलर को। ठीक है, क्योंकि देखो डेटाबेस में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रीड करवाने वाला जो काम है ना, वो एपीआई कंट्रोलर के ये जो एक्शन मेथड्स हैं उसके अंदर होगा। ठीक है, MVC कंट्रोलर के अंदर ये जो एक्शन मेथड्स हैं वो एपीआई कंट्रोलर को डेटा प्रोवाइड करने के काम में आएंगे। मतलब MVC कंट्रोलर के जितने भी आपके पास ये एक्शन मेथड्स हैं वो डेटा प्रोवाइड करेंगे किसको? एपीआई कंट्रोलर को, और एपीआई कंट्रोलर के जो एक्शन मेथड्स हैं वो हमारे डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करेंगे, उसके साथ काम करेंगे। ठीक है, तो देखो इस फिगर को आपने, ये जो मैंने आपको 3 फिगर्स तकरीबन दिखाई हैं, इनको आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि इसी को अभी हम कोडिंग पार्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये कुछ डायग्राम्स, इनको समझाना बहुत जरूरी था ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सके वेब एपीआई CRUD का। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो, ये जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास डिफरेंट HTTP रिक्वेस्ट होती हैं, जिस तरह से गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो देखो राउटिंग में आपको इसकी समझा देता हूँ। ठीक है, देखो अगर आपके पास इस तरह का राउट होगा, ठीक है, मतलब जिसमें सिर्फ एपीआई कंट्रोलर का नाम होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो गेट रिक्वेस्ट के लिए काम करेगा, और वो एम्प्लॉइज, मतलब हमारा जो एम्प्लॉइज का डेटाबेस के अंदर टेबल होगा, उसका सारा डेटा हमें रिटर्न करके देगा। ठीक है, फिर इसी तरह अगर एम्प्लॉय के साथ यहाँ पे कोई आईडी भी गिवन है, ठीक है, और अगर ये गेट रिक्वेस्ट है, तो वो हमें वो एम्प्लॉय रिटर्न करेगा जिसकी आईडी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, फिर इसी तरह अगर एम्प्लॉय आपके पास है, ये वाला इस तरह का एपीआई कंट्रोलर का URL है, राउटिंग है, और वर्ब अगर, मतलब पोस्ट, अगर आपके पास ये HTTP रिक्वेस्ट पोस्ट यूज हो रही है, तब वो क्या करेगा? एक एम्प्लॉय क्रिएट करेगा, मतलब आपके डेटाबेस टेबल में एक एम्प्लॉय इंसर्ट करेगा। ठीक है, फिर इसी तरह अगर आपके पास एम्प्लॉय के साथ एक आईडी है और वर्ब रिक्वेस्ट अगर पुट यूज हो रही है, तो इसका मतलब जो एम्प्लॉय 1 आईडी के ऊपर होगा उसका डेटा अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर सेम इसी तरह अगर आपके पास आपका एपीआई कंट्रोलर है और उसके साथ दोबारा एक आईडी है, लेकिन इस दफा अगर रिक्वेस्ट अगर आपके पास डिलीट है, तो वो क्या करेगा? जो भी आईडी है, जिस तरह आईडी है 1, उससे रिलेटेड जो भी एम्प्लॉय होगा उसको वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास HTTP वर्ब्स हैं, इनको आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि इन्हीं को अभी हम अपने प्रैक्टिकल के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जिस तरह से आपको पता है, ये जो हमारे पास एक वर्ड यूज होता है ना, CRUD के अंदर आपके पास देखो 4 लेटर्स हैं। ठीक है, जिसमें C का मतलब क्या है? क्रिएट का मतलब इंसर्ट करना। ठीक है, फिर इसी तरह R का मतलब रीड करना, मतलब डेटाबेस से जो भी डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो उसे रीड करना है, तो R स्टैंड्स फॉर रीड होता है। ठीक है, फिर सेम इसी तरह U स्टैंड्स फॉर अपडेट हम करते हैं जब डेटाबेस में, और D स्टैंड्स फॉर क्या होता है? डिलीट होता है। ठीक है, तो यही ऑपरेशंस हम अपने इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, लेकिन ये सारे ऑपरेशंस मैं एक ही वीडियो के अंदर कवर नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो के अंदर करवाऊंगा तो हमारी वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको मैं 4 पार्ट्स के अंदर कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर ये हमारा पार्ट 1 है, जिसके अंदर हमने क्या काम करना है? रीड डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग ASP.NET वेब एपीआई इन ASP.NET MVC एप्लीकेशन। मतलब
ये हमारा पार्ट 1 है। इसके अंदर हमने क्या करना है, हम एक डेटाबेस बनाएंगे, उसके अंदर टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, वो रिकॉर्ड्स हम फेच करवाएंगे अपनी ASP.NET वेब एपीआई की मदद से। कहाँ पे, अपनी MVC एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक डेटाबेस और उसके अंदर टेबल वगैरह सेटअप कर लेते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, ठीक है। देखो ये मेरा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। तो यहाँ पे आके मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। देखो कनेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट साइड पे डेटाबेसेस नजर आ रहे होंगे। इसके अंदर मैं एक बिल्कुल फ्रेश डेटाबेस ऐड करता हूँ, ठीक है। आप अपने डेटाबेसेस वाले फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करो, ठीक है, न्यू डेटाबेस के ऊपर जाओ और यहाँ पे देखो मैं अपने डेटाबेस का नाम यहाँ पे रखता हूँ वेब एपीआई CRUD DB, ठीक है। ये मैंने इसका नाम रखा वेब एपीआई CRUD DB, ठीक है। और यहाँ पे आके नीचे देखो ओके का बटन है, ओके के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में आपको नजर आ रहा होगा वेब एपीआई CRUD DB, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर कोई भी टेबल मौजूद नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कोई भी टेबल मौजूद नहीं है। इसके अंदर एक टेबल ऐड करते हैं। तो ये जो हमारा डेटाबेस के अंदर ये टेबल्स का फोल्डर है, इस टेबल्स के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू टेबल हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये टेबल का नाम मुझे, मतलब इसके अंदर कॉलम्स के नेम्स देने हैं मुझे। सबसे पहला कॉलम मैं बना देता हूँ आईडी वाला कॉलम, मतलब एम्प्लॉय आईडी, और इसकी डेटा टाइप हम यहाँ पे रख देंगे इंटीजर, ठीक है। और इसको प्राइमरी की भी बनाना है। तो यहाँ पे देखो ये जो प्ले का बटन है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और सेट प्राइमरी की, और इसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट भी बनाना है। तो ऑटो इंक्रीमेंट के लिए आपने क्या करना है, ये आईडी वाला कॉलम आप इसको सिलेक्ट करो और यहाँ देखो कॉलम प्रॉपर्टीज, ये जो नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आके आप नीचे से इसको एक्सपेंड करो और यहाँ पे देखो अभी इस आइडेंटिटी पे क्या हुआ हुआ है, नो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ राइट साइड पे, ये ड्रॉप डाउन बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करो और इसको आप यस कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आइडेंटिटी लग जाएगा हमारे आईडी वाले कॉलम में, मतलब इसके अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यू इंक्रीमेंट होके इंसर्ट होती जाएगी। फिर यहाँ पे देखो मैं दूसरा कॉलम बनाता हूँ नेम, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, और इसकी जो डेटा टाइप है वो हम रख देते हैं varchar 50, इसको नॉट नल बना देते हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर, ठीक है, जेंडर को यहाँ पे हम इसको भी varchar कह देते हैं, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ पे नॉट नल कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एज, ठीक है, एज हम यहाँ पे इंटीजर में ले लेते हैं, ठीक है। और इसको भी मैं नॉट नल बना देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम डेजिग्नेशन का एक कॉलम बनाते हैं, ठीक है, मतलब वो मैनेजर है, अकाउंटेंट है, क्या है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे varchar बना देंगे, ठीक है। इसको भी हम नॉट नल कर देते हैं। और लास्ट में यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ सैलरी, ठीक है। और सैलरी को हम यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। और इसको भी हम नॉट नल बना देते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस टेबल का नाम रखना है, ठीक है। तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करो Ctrl+S, सेव करने के लिए Ctrl+S करता हूं तो देखो हमसे टेबल का नाम ये पूछेगा। मैं अपने टेबल का नाम यहाँ पे रख देता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे आके ओके पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा टेबल इस वक्त बन चुका है, ठीक है। और अगर मैं टेबल्स का फोल्डर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, राइट क्लिक करो, रिफ्रेश करो, तो ये देखो ये एम्प्लॉय नाम से टेबल हमारे पास आ चुका है। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और एडिट में चले जाते हैं, ठीक है। एडिट पे जाने से क्या होगा, हम इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आदिल, जेंडर मेल, ठीक है, एज 28, डेजिग्नेशन फॉर एग्जाम्पल मैनेजर, सैलरी हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 35,000, ठीक है। और इसके बाद मैं सेकंड यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ अमित मेल, ठीक है, एज कर देते हैं 26, और यहाँ पे अकाउंटेंट, ठीक है, और सैलरी यहाँ पे कर देते हैं हम 37,000, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ कोमल, ठीक है, कोमल यहाँ पे फीमेल है, ठीक है, इनकी एज हम कर देते हैं 25, और यहाँ पे असिस्टेंट इनका हम डेजिग्नेशन रख देते हैं, ठीक है। सैलरी हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर एग्जांपल 27,000, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या देता हूँ योगेश, मेल कर देते हैं इनको 24, एज डाल देते हैं, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ इंचार्ज, इनका डेजिग्नेशन होगा, ठीक है। सैलरी हम यहाँ पे 25,000 कर देते हैं, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे 4 रोज इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो टॉप पे आपको ये एग्जीक्यूट का बटन नजर आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये 4 रोज हमारे इस टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसको क्लोज करो, इन दोनों को आप क्लोज कर दो, और अगर आप डेटा देखना चाहते हो आप ये जो एम्प्लॉय का टेबल है इसके ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे आ जाओ सेलेक्ट टॉप 1000 रोज। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो 4 रोज हमने इंसर्ट की थी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। देखो आपको नजर आ रहा है
आदिल, अमित, कोमल, योगेश। ठीक है, ठीक है। तो इसी डेटाबेस को और इसी टेबल को हम यूज करने वाले हैं अपनी वेब एपीआई CRUD एप्लीकेशन के अंदर। तो देखो मैं आता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे अब हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है, वेब सेलेक्ट करना है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ वेब एपीआई CRUD। ठीक है, सही। और यहाँ पे आके ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे वेब एपीआई पे सिलेक्ट करो। ठीक है, तो जैसे वेब एपीआई पे सिलेक्ट करोगे नीचे देखो MVC और वेब एपीआई पे ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपने ऑथेंटिकेशन जो यूज करनी है वो नो ऑथेंटिकेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने इसको ओके करना है और ओके पे क्लिक करके इसका प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इसके अंदर सबसे पहले मुझे एंटिटी फ्रेमवर्क की एक अप्रोच यूज करनी है जिसका नाम है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डेटाबेस और टेबल्स जो होते हैं वो एग्जिस्टिंग होते हैं, मतलब पहले से मौजूद होते हैं। और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच क्या करके देता है, उस डेटाबेस, उस एग्जिस्टिंग डेटाबेस और टेबल से रिलेटेड हमें मॉडल क्लासेस जनरेट करके देता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मॉडल्स पे आओ, मॉडल्स के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और फिर ऐड पे जाओगे और यहाँ पे आप न्यू आइटम में आ जाओ। ठीक है, देखो लेफ्ट साइड से आपने विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है, फिर डेटा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखो आपको नजर आएगा ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय DB। एम्प्लॉय DB मैंने अपने इस ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल का नाम रख रहा हूँ। ऐड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और यहाँ पे देखो न्यू कनेक्शन का बटन नजर आ रहा होगा, आपने न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो आपने अपना SQL सर्वर का नेम देना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ जाता हूँ अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में और यहाँ पे देखो आपको ये कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर का बटन नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और देखो ये सर्वर नेम है, यहाँ से आपने ये सर्वर नेम कॉपी करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं। ठीक है, सर्वर नेम के अंदर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और फिर नीचे आ जाओ। यहाँ पे देखो ये जो डेटाबेस मतलब ये जो हमने सर्वर नेम दिया है इसके अंदर हम कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे वो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है। देखो सबसे लास्ट में हमने अपना डेटाबेस बनाया था वेब एपीआई CRUD DB, आपने इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, आपने ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा वेब एपीआई CRUD DB यहाँ पे आ चुका है और ये देखो इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग और नीचे देखो ये हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसका नाम है और वो जो DB कंटेक्स्ट की क्लास बनेगी उसका नाम भी आपके पास यही होगा। तो आप क्या करो, अब नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करो। ठीक है, और देखो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है एंटिटी फ्रेमवर्क 6 और यहाँ पे आके नेक्स्ट करो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आपको टेबल्स का सेक्शन नजर आ रहा होगा, इसको एक्सपेंड करो DBO। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल, मुझे ये वाला टेबल यूज करना है इसलिए मैं ये वाला टेबल सिलेक्ट करता हूँ और फिनिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमसे एक सिक्योरिटी वार्निंग मांग रहा है। ठीक है, ये 2 दफा मांगता है, अभी हमसे फर्स्ट टाइम मांग रहा है तो आपने इसको ओके करना है। अब देखो ये सेकंड टाइम भी मांग रहा है, आपने सेकंड टाइम भी इसको ओके करना है। तो ये देखो ये जैसे ही आपके पास ये एक ER डायग्राम आ जाए तो आप समझ जाओ कि आपका डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और वो जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटाबेस और उसके अंदर जो टेबल था उससे रिलेटेड उसने हमें मॉडल क्लासेस बना के दे दी हैं। ठीक है, तो चेक करने के लिए देखो आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको मॉडल्स का फोल्डर मिलेगा और इसके अंदर देखो, इसके अंदर यहाँ पे देखो आपको एक क्लास नजर आ रही होगी एम्प्लॉय DB कंटेक्स्ट क्लास। ठीक है, देखो ये कंटेक्स्ट क्लास है। ठीक है, जिसका नाम क्या है वेब एपीआई CRUD DB एंटिटीज, जो हमारे डेटाबेस का नाम था। और इसी के अंदर देखो एक DB सेट आपको नजर आ रहा होगा, इसका नाम क्या है एम्प्लॉइज, और यही हमारे डेटाबेस के अंदर जो हमने टेबल बनाया था उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हमने टेबल के अंदर जो 4 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, अगर उन्हें हमें एक्सेस करना है तो हम इस DB सेट की ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है एम्प्लॉइज, इसकी मदद से हम उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर देखो एक और क्लास है employee.css, सॉरी CS। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप देखो, इसके अंदर देखो वो जो हमारे जितने भी कॉलम्स थे टेबल के अंदर उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमारे पास ऑटोमेटिक जनरेट हो चुकी हैं। ठीक है, देखो अब सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, सबसे पहले मुझे अपना एक API कंट्रोलर क्रिएट करना है। ठीक है, तो देखो ये कंट्रोलर्स का फोल्डर आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर पहले से 2 कंट्रोलर्स हमें नजर आ रहे हैं। होम कंट्रोलर जो कि MVC कंट्रोलर है, वैल्यूज कंट्रोलर जो कि API कंट्रोलर है। लेकिन हम यहाँ पे अपना बिल्कुल न्यू एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे जो कि API कंट्रोलर होगा। तो आपने क्या करना है, कंट्रोलर्स के ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड पे जाना है और यहाँ पे आके आपने कंट्रोलर सिलेक्ट करना है और देखो यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है ये वेब एपीआई 2 कंट्रोलर एम्प्टी। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है, ऐड करना है और देखो हम अपने API कंट्रोलर का नाम रखेंगे
CRUD API कंट्रोलर, ठीक है। और मैंने आपको बताई थी एक बात कि आप जब भी अपने API कंट्रोलर का नाम रखोगे ना, तो आपने इस तरह से नाम नहीं रखना, मतलब सिर्फ API कंट्रोलर इसका नाम नहीं रखना, ठीक है। आप API से पहले शुरू में कुछ लगा दो, मैं लगा देता हूं CRUD API कंट्रोलर, ठीक है। तो ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा CRUD API कंट्रोलर बिल्कुल एम्प्टी यहाँ पे आ चुका है। और देखो, ये एक पेरेंट क्लास को एक्सेस कर रहा है, उस पेरेंट क्लास का क्या नाम है, API कंट्रोलर। देखो, यही वजह है कि मैंने आपको कहा था कि जब भी आप अपना API कंट्रोलर बनाओगे तो उसका नाम सिर्फ API कंट्रोलर नहीं रखोगे, API से पहले मैंने क्या लगा दिया, CRUD, ठीक है। ठीक है, देखो अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे मुझे एक एक्शन मेथड चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, आप MVC लिखोगे और 2 दफा टैप टैप करोगे, ठीक है। तो देखो, ये एक एक्शन मेथड आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब देखो, इस एक्शन मेथड का जो नाम है वो मैं रख देता हूं फॉर एग्जांपल गेट एम्प्लॉइज, ठीक है। गेट एम्प्लॉइज मैं इसका नाम रख रहा हूं, और इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो होगी IHTTP एक्शन रिजल्ट, ठीक है। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, देखो ये जो हमारे पास DB कंटेक्स्ट क्लास थी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो, वेब API CRUD DB एंटिटीज, मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है कहाँ पे, अपनी CRUD API कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसका हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इसके ऑब्जेक्ट का मैं नाम रखता हूँ DB, ठीक है। और ये आ गया इसका कंस्ट्रक्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो अभी एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ये जो वेब API CRUD DB एंटिटीज वाली जो क्लास है ये मॉडल्स के फोल्डर में है, और ये जो हमारा CRUD API कंट्रोलर है ये कंट्रोलर्स के फोल्डर में है। तो इसके लिए आपको नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा, आप इसके ऊपर माउस लेके जाओ, आपको बल्ब का आइकन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करो, और देखो ये वाला देख रहे हो ASP वेब API CRUD डॉट मॉडल्स वाला फोल्डर हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। और ये देखो इसका पाथ यहाँ पे देखो टॉप पे, ये हमने इसको यूज कर लिया, और यहाँ देखो नीचे से एरर भी अब आपके पास चला गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं, मतलब ये वाला जो आपके पास वेब API का एक्शन मेथड है, ये हमें एम्प्लॉइज का सारा डेटा रिटर्न करके देगा, ठीक है। और इसके लिए जो हम रिक्वेस्ट यूज करेंगे वो होगी HTTP गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, एरर के नीचे आपने जाना है, देखो बल्ब का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने ये यूज करना है system.web.http.http get, ठीक है। ये नेम स्पेस आप लगा दोगे तो वो जो एरर है वो चला जाएगा, इसका मतलब ये जो क्लास है वो इस नेम स्पेस के अंदर मौजूद है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, HTTP गेट रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। और वो लिस्ट होगी हमारे पास, ये जो एम्प्लॉय क्लास है, मॉडल क्लास, इसकी एक लिस्ट होगी, ठीक है। और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ लिस्ट, इसके ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ ये जो DB है, ये DB क्या है, ये जो हमारा ये जो DB एंटिटीज वाली क्लास है, ठीक है, इसके अंदर आपने डॉट लगाना है, और इसके अंदर एक DB सेट मैंने आपको दिखाया था एम्प्लॉइज, ठीक है। और ये एम्प्लॉइज DB सेट मैंने आपको बताया था, यही हमारे डेटाबेस के टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ हमारे डेटाबेस का वो जो टेबल था उसके अंदर जो 4 रिकॉर्ड्स थे उसको टू लिस्ट में आप कन्वर्ट करो, ठीक है, और पास कर दो इस लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और अब ये वाला जो लिस्ट का ऑब्जेक्ट है ये मैं पास करूंगा, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि हमारे पास एक मेथड होता है ओके का, ठीक है। ओके का मेथड कब काम करता है, जब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है, मतलब जब उसका स्टेटस 200 होता है, ठीक है। तो इसी मेथड के अंदर मैं क्या पास कर देता हूं, अपना ये लिस्ट वाला ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो आपके पास API का एक्शन मेथड है, ठीक है, ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक दफा अपनी एप्लीकेशन रीबिल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। बिल्ड पे जाओ और एक दफा इसको रीबिल्ड कर लो, ठीक है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपनी एप्लीकेशन रन करता हूँ, और ये वाला जो हमारे पास CRUD API कंट्रोलर है इसको हम हिट करते हैं गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, ताकि ये वाला मेथड आपके पास चल जाए। और ये वाला मेथड क्या करेगा, वो जो 4 एम्प्लॉइज की लिस्ट है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको हम रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ठीक है। तो इसका रूट किस तरह से होगा, देखो अगर मैं आपको इसका रूट दिखाऊं, ठीक है, तो रूट देखने के लिए देखो आप यहाँ पे आओ अपने प्रोजेक्ट में, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, और यहाँ पे आपको ऐप स्टार्ट का एक फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर देखो वेब API config, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, देखो रूट किस तरह से है, सबसे पहले आपने API लिखना है, और उसके बाद आपके API कंट्रोलर का नाम, और आईडी आपके पास ऑप्शनल होती है, ठीक है, आईडी अभी तक हमने यूज नहीं की, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ API, ठीक है, और मेरा वो जो कंट्रोलर है उसका क्या नाम है, CRUD API, ठीक है। तो ये स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, CRUD API इसका नाम है, ठीक है।
और अब मैं यहाँ पे आके एंटर करता हूं तो आप इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, ये देखो, ये हमें उन्हीं 4 एम्प्लॉइज का डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। देख रहे हो, आदिल है, अमित है, कोमल है और यहाँ पे योगेश है। देख रहे हो, मतलब हमारी ये जो एपीआई है ये बिल्कुल सही तरह से काम कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, अब ये जो CRUD एपीआई मतलब हमारी एपीआई का जो कंट्रोलर है वो गेट रिक्वेस्ट के साथ था। ठीक है, तभी इसने गेट रिक्वेस्ट के लिए हमने कौन सा मेथड बनाया था, एक्शन मेथड, ये वाला मेथड बनाया था, जिसके ऊपर ये देखो आपको एनोटेशन नजर आ रही होगी http get, तभी ये वाला मेथड यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो देखो अब मैं इसी को कंज्यूम करूंगा, मतलब इसी को मैं यूज करूंगा अपनी MVC कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं कंट्रोलर्स में, और मैं यहाँ पे अपना एक कंट्रोलर ऐड करता हूँ जो कि MVC कंट्रोलर होगा। तो आपने क्या करना है, देखो कंट्रोलर्स के ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड पे जाना है, कंट्रोलर, और यहां से आपने सिलेक्ट करना है पहला वाला MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी, ऐड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूं CRUD MVC कंट्रोलर। ठीक है, क्या नाम रख रहा हूं इसका, CRUD MVC कंट्रोलर। ठीक है, ऐड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CRUD MVC कंट्रोलर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें इसी कंट्रोलर को सबसे पहले कॉल करना है। ठीक है, तो इसको मैं रूट के अंदर भी चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो देखो आपने ऐप स्टार्ट में जाना है और यहाँ पे देखो आपको root config.cs की एक फाइल नजर आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे आके आपने इसका नाम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका डिफॉल्ट कंट्रोलर है वो कौन सा होता है, होम होता है, और उसका डिफॉल्ट एक्शन मेथड कौन सा होता है, इंडेक्स होता है। मैं यहाँ पे इसका ये जो कंट्रोलर नेम है वो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, CRUD MVC। ठीक है, मतलब ये वाला कंट्रोलर चलेगा, और इसका एक्शन मेथड कौन सा चलेगा, फर्स्ट टाइम CRUD MVC कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड चलेगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब देखो ये वाला जो इंडेक्स एक्शन मेथड है इसी के अंदर हम ये जो CRUD API कंट्रोलर के अंदर ये जो हमने गेट एम्प्लॉइज वाला मेथड बनाया था इसी को हम हिट करेंगे, कंज्यूम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो HTTP क्लाइंट की क्लास है इसी की मदद से हम क्या करते हैं, अपनी वो जो वेब एपीआईज होती हैं, ठीक है, उनका वो जो रिक्वेस्ट होती है उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो HTTP क्लाइंट के नीचे आओ। ठीक है, इसके लिए आपको एक नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा। वो नेम स्पेस का क्या नाम है, system.net.http। ठीक है, इसके मैं ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे रख देता हूँ क्लाइंट। ठीक है, इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका आ गया कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक लिस्ट जेनरिक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, लिस्ट जेनरिक क्लास है और ये मैं बनाऊंगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं लिस्ट। ठीक है, EMP लिस्ट इसको कर देते हैं। और यहाँ पे देखो अभी ये जो एम्प्लॉय मॉडल क्लास है इसमें इसके नीचे एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय मॉडल क्लास है मॉडल्स के फोल्डर में, तो मॉडल्स के लिए यहाँ पे आते हैं, बल्ब के आइकन में इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखो ये जो मॉडल्स का नेम स्पेस है इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये यहाँ पे टॉप पे ऐड हो गया है जिसके अंदर ये एम्प्लॉय की मॉडल क्लास है। तो इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है, क्योंकि देखो ये जो मेरा CRUD API कंट्रोलर है इसके अंदर ये वाला जो एक्शन मेथड है जब हम इसको हिट करेंगे, ठीक है, तो ये हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज रिटर्न करेगा, और वो जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर गेट कर लूंगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाया था जिसका नाम था क्लाइंट। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बेस एड्रेस, और इसके अंदर मुझे कौन सा वो जो API का कौन सा URL है जिसको हिट करना है वो मैं यहाँ पे पास करूंगा, और उसके लिए मैं यहाँ पे क्लास यूज करूंगा URI की, और इसके अंदर मैं अपने उस URL को हिट करूंगा जिसको हिट करने से आपके पास ये वाला मेथड चलेगा, ये वाला एक्शन मेथड चलेगा, और ये आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने ब्राउजर पे। ठीक है, देखो ये आपको URL नजर आ रहा होगा। ठीक है, आपने ये URL यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, Ctrl+C करके मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके URI के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैं इसको पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेस URL हो गया। ठीक है, जो कि हमारी API का है। और अब इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ रिस्पॉन्स, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो ये जो क्लाइंट है इसका एक मेथड है यहाँ पे जिसका नाम है गेट असync। ठीक है, और इसके अंदर आपने अपने कंट्रोलर का नाम पास करना है जिसको आप हिट करोगे। ठीक है, और कंट्रोलर का नाम क्या है हमारे पास, CRUD API। ठीक है, तो CRUD API को मैं यहाँ पे जब हिट करूंगा, ठीक है, तो इसका जो भी रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे आके ये जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, इसको मैं
वेट करवाऊंगा। ठीक है, क्यों वेट करवाऊंगा? क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने गेट असिंक मतलब एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट के थ्रू इसको गेट किया है और उसको मैं यहाँ पे वेट करवा रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आके देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि जो हमारा रिस्पॉन्स वाला वेरिएबल है, ठीक है, इसका जो भी रिजल्ट है वो आप इस टेस्ट वेरिएबल के अंदर गेट कर लो। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसका जो भी रिजल्ट है, जो भी स्टेटस वगैरह है, वो टेस्ट के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखो मैं इस टेस्ट के वेरिएबल के ऊपर एक इफ कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, और वो कंडीशन क्या होगी कि जो टेस्ट है अगर इसका सक्सेस स्टेटस कोड है, सक्सेस स्टेटस कोड क्या होता है 200, अगर इसका स्टेटस कोड आपके पास 200 है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन चले, मतलब इफ वाला पार्ट चले। तो देखो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डिस्प्ले का। ठीक है, और इसके अंदर मैं कहता हूँ ये जो टेस्ट का वेरिएबल मैंने बनाया है इसके अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे क्या करना है, रीड एज असिंक, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके इस तरह से मैंने इसको पास कर दिया, मतलब टेस्ट के वेरिएबल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको आपने रीड करना है, और रीड करोगे तो उसका डेटा किस में रिटर्न करना है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज में आपने उसको रिटर्न करना है, और डिस्प्ले के वेरिएबल में आपने इसको पास कर देना है। तो देखो डिस्प्ले का डेटा भी मैं एसिंक्रोनसली एक्सेस कर रहा हूं, तो यहाँ पे आके मुझे इसको भी वेट करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डिस्प्ले डॉट वेट। ठीक है, और उसके बाद देखो ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था EMP लिस्ट का, ठीक है, इसके अंदर देखो अब मैं क्या पास करता हूँ, इसके अंदर मैं कहता हूँ ये जो भी हमारे डिस्प्ले का रिजल्ट है वो इस EMP लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाए। मतलब देखो इस कोड के अंदर मैंने किया है, मैं अपने इस API के URL को हिट कर रहा हूँ जिसके अंदर कंट्रोलर कौन सा है, CRUD API। ठीक है, जैसे इसको हिट करूंगा ये हमें कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, मतलब डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, उस डेटा को मतलब उस रिजल्ट को मैं टेस्ट के वेरिएबल में यहाँ पे गेट कर रहा हूँ और फिर उसके ऊपर कंडीशन लगा रहा हूँ, और फिर मैं कह रहा हूँ टेस्ट का जितना भी कंटेंट है जो कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है उसको डिस्प्ले के वेरिएबल में आप गेट कर लो, और डिस्प्ले का जो भी रिजल्ट है वो मैं EMP लिस्ट जो कि हमारे पास लिस्ट क्लास का एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है उसमें मैंने इसको गेट किया, और अब ये जो EMP लिस्ट है ये मैं अपने व्यू को पास कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये जो इंडेक्स का जो मैं व्यू बनाऊंगा, ठीक है, वो आपके पास एक लिस्ट व्यू होगा। ठीक है, मतलब हमें टेबुलर फॉर्मेट में डेटा रोज एंड कॉलम्स में शो हो जाएगा हमारे एम्प्लॉयज का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका व्यू बनाने से पहले आपने इसको एक दफा फिर से रीबिल्ड करना है। आप बिल्ड में जाओ, रीबिल्ड सॉल्यूशन पे क्लिक करो। ठीक है, देखो रीबिल्ड ऑल सक्सीडेड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अपने इंडेक्स के व्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है। ठीक है, ऐड व्यू के ऊपर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इंडेक्स व्यू इसका नाम होगा, और टेम्पलेट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये लिस्ट। ठीक है, लिस्ट मतलब टेबुलर फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे जो हमारी मॉडल क्लास है, ठीक है, उसका नाम है एम्प्लॉय। देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एम्प्लॉय, आपने इसको सिलेक्ट करना है, और DB कंटेक्स्ट क्लास है वेब API CRUD DB एंटिटीज, इसको सिलेक्ट करना है और ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने हमें व्यू हमारा क्रिएट करके दे दिया, और अगर आप इसमें देखो इसमें टेबल HTML टेबल के थ्रू सारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं अपना ये जो MVC कंट्रोलर है इसको हम रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं कि सही तरह से API से आ रहा है या नहीं आ रहा। गूगल क्रोम पे इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही तरह हमारे पास यहाँ पे डेटा एक्सेस हो रहा है। मैंने रूट चेंज किया था और मैंने क्या बताया था कि CRUD MVC का जो इंडेक्स एक्शन मेथड है वो चलेगा, तो जैसे ही वो चला देखो ये सारा डेटा हमें यहाँ पे लिस्ट फॉर्मेट में मतलब टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, तो मतलब वो जो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, रीड वाला काम करेंगे, वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है जिसके अंदर हमने देखा रीड डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग ASP.NET वेब API इन ASP.NET MVC एप्लीकेशन। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।